हेलो अस्सलाम वालेकुम साथियों। तो जनाब हम आप फिर एक वीडियो के साथ आपके साथ तैयार हैं उसी तमाम सिलसिले के साथ। आज का जो टॉपिक हमने आपके आगे रखा है इसकी डायग्नोसिस में पहले इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपको समझ आए कि हम कितना एक रेयर टॉपिक करने लगे हैं। ये है कैवर्नस एंजियोमा। कैवर्नस एंजियोमा जनाब, ये कैवर्नस एंजियोमा के लिए हमने एक पेशेंट देखा था, तो उससे मुतासर होकर हमने फिर ये वीडियो बनाने का प्लान किया। वैसे ही प्रो वीडियो बनानी थी, लेकिन हम अपनी पुरानी हिस्ट्री में से जो हमने पेशेंट देखे या ट्रीट किए होते हैं उसी में से हम आगे पेशेंट आपके आगे पेश करते हैं ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह से रियल टाइम में ये काम किया जाता है। उसके लिए ये जो कैवर्नस एंजियोमा के लिए एक हमारे पास बहुत ही यंग पेशेंट थी, 21 ईयर ओल्ड फीमेल। उनको क्रोनिक हेडेक रहता था और उनको ये हेडेक अपने बचपन से था, चाइल्डहुड से था। पिछले 6 महीने से ये जो हेडेक है ये समझ ले प्रोग्रेसिवली मतलब बढ़ना शुरू हो गया। और उसके बाद उन्होंने महसूस किया कि उनकी जो लेफ़्ट साइड है वो कमज़ोर होना शुरू हो गई है। जब उन्होंने महसूस किया कि उनकी लेफ़्ट साइड कमज़ोर होना शुरू हो गई है, यानी कि पूरी लेफ़्ट साइड यानी अपर लिम्ब भी लोअर लिम्ब भी लेफ़्ट साइड का, तो उन्होंने जो है हॉस्पिटल का रुख किया और वो इमरजेंसी में आई। उनसे जब हिस्ट्री मालूम की गई तो उन्होंने बताया कि उनको कभी भी फिट्स नहीं पड़े, यानी कभी भी मिर्गी के दौरे नहीं पड़े हैं। जब हमने उनको अच्छे से असेसमेंट किया उनका, तो हमें एग्जामिन पे पता चला कि उनकी लेफ़्ट साइड की वीकनेस है, यानी कि लेफ़्ट क्या कहते हैं हेमीपैरेसिस है और क्या कहते हैं हाइपोएस्थीसिया है। लेफ़्ट साइडेड हेमी हाइपोएस्थीसिया है, यानी कि लेफ़्ट साइड पे अपर लिम्ब लोअर लिम्ब की सेंसेशन भी कम है और उनका पावर भी कम है। ये पेशेंट को हमने क्या कहते हैं एग्ज़ामिन किया और इनका मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के ज़रिए उनका MRI किया, तो हमें पता चला कि अपना किस तरह से ये प्रेजेंट करता है और हम किस तरह से बता सकते हैं। Considering the clinical presentation and based on the T2 weighted image MRI, the lesion most likely represent a long-standing condition with repeated acute onset of bleeding, a residual core of decreased and increased intensity with prominent surrounding rim of reduced intensity may represent hemosiderin-laden macrophages from various hemorrhage. This might represent an intracranial vascular malformation, although unlikely. Spontaneous hemorrhage and intratumoral bleeding still should be on the differential diagnosis. Intracranial vascular malformation are divided into like this: arteriovenous malformation, venous malformation, capillary malformation, cavernous malformation. You can say cavernous malformation, cavernoma और कैवर्नस एंजियोमा। तो इस तरह से आपने एक्सप्लेन करना है, जैसे मैंने अभी आपके सामने इंग्लिश में एक्सप्लेन किया, थोड़ा सा हम अपनी मादरी ज़बान में भी इसका एक्सप्लेन कर देते हैं। वो इस तरह से कि जब आपने MRI किया तो आपको पता चला कि T2 वेटेड इमेज जो होता है MRI का, उसमें ये जो लीजन है जो हमें नज़र आ रहा था, ये हमें पुराना लीजन नज़र आ रहा था, यानी कि फ़ॉरेन का नहीं था। और ऐसा महसूस हो रहा था कि इसमें कई दफ़ा ब्लीडिंग हो चुकी है और ये जो है उसकी चारों तरफ जो उसकी जो कोर या उसकी जो कैप्सूल या उसकी जो लेयर बन रही थी उस लीजन की, उसे हम रेटिक्यूलेटेड कह रहे थे। वो इस वजह से कि उसमें जो ब्लड प्रोडक्ट्स होते हैं, ख़ास तौर पे RBCs वगैरह, वो जो है उनके जो डैमेज या उनका जो डिटोरिएटेड पार्ट है, हिस्सा है, वो उसकी वॉल को बनाने में मदद कर रहा था
और उससे हम ये भी कह सकते हैं कि हीमोसिड्रिन जो कि आरबीसी से निकलता है और वो उसकी चारों तरफ की वॉल में मौजूद था और उधर उसको मैक्रोफेजेस खा रहे थे ताकि उसको रिमूव किया जा सके वहाँ से। अच्छा, दूसरा ये बताना था कि जो इंट्राक्रेनियल वेस्कुलर मालफॉर्मेशन हमें लग रही है इसमें, ख़ास तौर पे जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये कैवर्नस एंजियोमा वाला पेशेंट है, तो इसमें ऐसा लगता है कभी कभी कि या तो अचानक ब्लीड हुई है या फिर ये ट्यूमर के अंदर कोई ब्लीड है, यानी एक ट्यूमर है और उसके अंदर ब्लीडिंग हुई है। और हम जब इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ये कि ये डेफिनेटली एक वेस्कुलर मालफॉर्मेशन है, लेकिन इस मालफॉर्मेशन में जो है मुख्तलिफ अक़साम होती हैं, जिसे हम आर्टीरियो वीनस मालफॉर्मेशन, कैपिलरी मालफॉर्मेशन, या फिर हम उसे कैवर्नस मालफॉर्मेशन, जैसा कि हमारा ये पेशेंट है उसे हम कैवर्नोमा भी कह सकते हैं, कैवर्नस एंजियोमा भी कह सकते हैं और कैवर्नस हीमेंजियोमा भी कह सकते हैं। मैंने आपको डायग्नोसिस पहले से इसलिए बता दी थी कि इसकी आगे इतनी ज़्यादा टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको समझने में आसानी से आप समझ सकते हैं। इस ऐसे मरीज़ों को आपको पता चल गया कि हम किस तरह ट्रीट करते हैं। ऐसे मरीज़ों को हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट भी करते हैं, इनकी रेडियो सर्जरी भी करते हैं, इनकी सर्जरी भी करते हैं। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट यानी दवाओं से हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, अगर ये पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है या बहुत ही मामूली सिम्टम है, जबकि हमारे मरीज़ को बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हैं और बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, पूरी एक साइड ऑफ द बॉडी जो लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी है मैं भी चाहता हूँ वो इफ़ेक्टेड हुई भी है। और इसमें आप ये नोटिस कर रहे हैं कि बार बार रीब्लीड हो रहा है तो ये कोई छोटा सिम्टम काउंट नहीं होगा। छोटा सिम्टम वो होता है कि ऐसी कोई ब्लीड हो पता भी ना चले और लीजन बहुत छोटा हो, उसका कोई प्रेशर इफेक्ट ना हो, जबकि आप हमारे मरीज़ में ये बहुत वजाहत के साथ ये अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि हमारे मरीज़ में तो सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा हैं और उसके साइन भी बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसे मरीज़ के मल्टीपल लीजन्स भी होते हैं, एक लीजन से ज़्यादा भी होते हैं। इस वजह से ये जो कैवर्नस हीमेंजियोमा है, हम मल्टी रिंग इन्हांसिंग लीजन में डीडी में इसको भी काउंट करते हैं। और दूसरा ये अगर डीप हो या एलोकेंट एरिया में मौजूद हो, एलोकेंट एरिया आपको पता ही है, बीइंग अ डॉक्टर या एज अ पेशेंट भी सुन लीजिए कि वो एरिया होता है जिस एरिया में समझ लें कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन के रिस्पॉन्सिबल का इलाका होता है या ऐसा न्यूक्लियस होता है जो किसी ख़ास फंक्शन पे मामूर होता है। जैसे ब्रोकाज एरिया है, उसका काम है हमारे हमारे बातों को हमारे गुफ्तगू को कंट्रोल करना। गुफ्तगू जो मैं कर पा रहा हूँ ब्रोकाज एरिया की वजह से, जो मैं समझ के जवाब देता हूँ वर्नकीज़ एरिया की वजह से। तो ऐसे एरियाज होते हैं ब्रेन में जिनकी बहुत अहमियत होती है और उनको हम एलोकेंट एरिया कहते हैं। अच्छा, तो कहने की बात यह है कि जब ऐसे एरिया में ये हों तो उनका सर्जरी करना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। तो आप उसको जो है, चाहे वो सिम्टोमेटिक हों, तब भी आप उनको सर्जिकली ट्रीट नहीं करते, बल्कि कोशिश करते हैं कि उसको मैनेज किया जा सके ताकि आप सर्जरी करके कोई रिस्की इंजरी ना दे दें जिससे पेशेंट को और नुकसान ना हो जाए। और ख़ास तौर पे बूढ़े मरीज़ों में तो बहुत ही मुश्किल होता है। खैर, हमारी मरीज़ तो यंग है, उसमें भी बहुत बुरी बात है कि अगर कोई नुकसान हो जाए तो पूरी ज़िंदगी उनको सफ़र करना पड़ेगा। रेडियो सर्जरी जो है इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। और रेडियो सर्जरी का एक मोटा उसूल याद रख लीजिए। रेडियो सर्जरी चूँकि महंगी होती है और हर जगह मौजूद नहीं होती है, तो एक मोटा उसूल याद रख लीजिए, जहाँ पेशेंट अफोर्ड कर सकता है और जहाँ पे न सर्जिकल रिस्क ज़्यादा है न, तो उधर रेडियो सर्जरी डेफिनेटली एडवाइस की जाती है। लेकिन जहाँ पर सर्जिकल रिस्क उतना ज़्यादा नहीं है और पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी का भी इशू है, तो फिर डेफिनेटली वो प्रोसीजर तो करना ही है। तो फिर वो एक अच्छे तरीके से कोशिश की जाती है ताकि मिनिमम इंजरी हो सके।
अच्छा, दूसरी बात यह है कि बहुत सारी स्टडीज़ बताती हैं कि रेडियो सर्जरी जो होती है वो बहुत ज़्यादा रिस्क कम कर देती है हेमरेज का। तकरीबन उसका जो है ना जो रिस्क होता है वो सर्जिकल के मुकाबले में 1/3 के करीब रह जाता है। दूसरी बात यह है कि चूँकि ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होते हैं ना इंटरवेंशन के, और रेडियो सर्जरी के भी अपने कुछ क्या कहते हैं कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो जो रूटीन यूज़ जो होता है इसमें कैवर्नोमा में वो वैसे भी इस्तेमाल नहीं करते। आप बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेते हैं और वही डिसीजन पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद होता है। ये जो बेनिफिट होता है रेडियो सर्जरी का, इसका असेस करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि एक तो इसका जो आपको पता है रेडियो सर्जरी के जो फ़ायदे होते हैं वो एकदम से मिलना शुरू नहीं हो जाते। डेफिनेटली वो अपनी एनर्जी जो होती है, जितनी भी गायरॉन्स वो उस इफेक्टेड टिश्यू में चली जाती है, और वो आस्ते आस्ते कोगुलेट होना या उसकी अपोप्टोसिस होना या उसकी नेक्रोसिस होना या उसका डैमेज होना या उसकी ग्रोथ का स्टॉप होना का अमल या कोगुलेशन ऑफ वेसल्स का अमल शुरू हो जाता है, लेकिन वो एकदम से फ़ायदा नहीं देता है। तो इसलिए कभी कभी ना ये हमें कैवर्नोमा के सिम्टम्स बाद में भी मिल रहे होते हैं, हालांकि रेडियो सर्जरी परफॉर्म कर दी जाती है। अच्छा, चूँकि हम इसके अंदाज़े लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और ये ख़तरा भी रहता है रेडियो सर्जरी में इस तरह के मरीज़ों में कि वो रीब्लीड कर जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ना रेडियो सर्जरी की वजह से वो वेसल जो है वीकन हो गई है या वेसल वॉल वीकन हो गई है, तो थोड़ा सा ही प्रेशर बढ़ा तो वो रीब्लीड कर सकता है और वो डिज़ास्ट्रस शक्ल भी इख्तियार कर सकता है। तो इस बात को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। अब मैं आप उस ऑप्शन के पास आ रहा हूँ, सर्जरी ऑप्शन, जो कि कन्वेंशनल ऑप्शन है, और ऐसे मरीज़ों में जिनको बार बार हेमरेज हो रहा हो, और ख़ास तौर पे यंग एज में, जैसे कि हमारा पेशेंट है, तो है ना ये ऐसे है ना, और उनको न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट भी कितना ज़्यादा मैं आपको बता चुका हूँ कि लेफ्ट हेमीपरेसिस भी है, हेमोएस्थीसिया भी है, हेमीएस्थीसिया भी है, और उनको डेफिनेटली एपिलेप्सी तो नहीं है हमारे पेशेंट को, यानी मिर्गी के दौरे तो नहीं पड़ रहा है, लेकिन पड़ने का ख़तरा तो है। अच्छा, लीजन जो है ये जो हमारे मरीज़ में जो लोकेटेड है वो सेरिबेलम में भी है और सेरिब्रल भी है, 2 लीजन है, तो दोनों को हमने ट्रीट करना था, हमने दोनों को ट्रीट किया। अच्छा, दूसरा ये कि कभी कभी कोई ऐसे लीजन जो कि रेडियो सर्जरी उसको रिस्पॉन्ड ना कर रहे हों, या रेडियो सर्जरी हो चुकी हो लेकिन उसका मास इफ़ेक्ट पड़ा हो, तो भी आपको सर्जरी परफॉर्म करनी होती है पेशेंट के बेनिफिट के लिए। और ख़ास हालात में, जैसे कि यंग औरतों जैसे हमारी पेशेंट है उन पे, और है ना वो प्रेग्नेंट भी हो, और है ना तो उनके लिए भी सर्जिकल ऑप्शन ज़रा बेहतर रहता है रेडियो सर्जरी के मुकाबले में। और हमें ख़तरा हो कि ब्लीड हो सकता है, तो सर्जरी इज़ अ बेटर ऑप्शन देन रेडियो सर्जरी, तो सर्जरी की जाती है। तो मैंने वो तमाम बातें आपके आगे पेश कर दी कि सर्जरी कहाँ कहाँ और कब कब की जाती हैं। अच्छा, अब दूसरी बात ये बताता हूँ मैं आपको कि हमें किस तरह की ट्रीटमेंट इस हमारे केस में रिकमेंडेड है, और हमने क्या की। जो रिकमेंडेड है हमने वही किया। देखें, ये जो पेशेंट हमारा चूँकि यंग एज है और इसकी जो है रिपीटेड हिस्ट्री ऑफ द हेमरेज है और उनका प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिटीरिएशन भी हो रही थी, तो हमने सर्जिकल ऑप्शन चुना और हमने इनकी सर्जिकली ट्रीटमेंट की। जो हमारा जो है वो इंट्रासेरेब्रल जो था वो हमने पहले ऑपरेट किया, और फिर पोस्टफोसा का छोटा सा था सेरिबेलर में भी, वो भी हमने ऑपरेट किया। 2 सेटिंग में किया, एक सेटिंग में भी कर सकते थे, लेकिन हम चाह रहे थे कि पेशेंट की रिकवरी देखी जाए और फिर एक गैप के साथ हम दूसरी करें, क्योंकि जो रीब्लीड थे वो सेरिबेलर में कम थे और सेरिब्रल में ज़्यादा थे, यानी कि सुप्राटेंटोरियल ज़्यादा थे, तो हमने उसकी सर्जरी की। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो सर्जरी और नॉन सर्जरी के जो ऑप्शंस होते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए और किस किस फैक्टर को आगे रख के समझना या बात करनी चाहिए, या उसी हवाले से पेशेंट को आप कन्वेंस कर सकते हैं। देखें जनाब, बात यह है कि एक स्टडी वैसे भी ये कंडक्ट हुई थी
कैवर्नोमास के लिए, जो कि इसमें उन्होंने एनुअल ब्लीडिंग को चेक किया और उनका तकरीबन सिम्टोमेटिक जो 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 मतलब रेशो था वो 2.5% उन्होंने चेक किया कि 4.5%, आप 5% समझ लें कि वो रीब्लीड हुए एनुअली। अच्छा, अब ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि 94% तक उनमें चांस ये होता है कि वो दोबारा ब्लीड कर सकते हैं अपनी लाइफ में किसी भी वक्त। तो और उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर समझ लो कि आप न 75 साल है, इस फार्मूले के हिसाब से तकरीबन जो है ये हमारा जो केस है इसमें बहुत ज़्यादा चांस था कि ये दोबारा ख़तरनाक ब्लीड कर सकता था, तो हमने इसकी सर्जरी की। ये मैंने एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये केस रखा इसलिए था ताकि इस पर मैं बहुत सारे आइडिया दे सकूं अपने हवाले से, ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसके अलावा ये जो लीजन्स होते हैं ये आम तौर पे अगर एलोकेंट एरिया में होते हैं, जैसे थैलेमस में, बेसल गैंग्लिया में, तो सर्जिकल रिसेक्शन जो होती है वो डेफिनेटली रिस्की होती है क्योंकि आप इंजरी दे सकते हैं। लेकिन आप एक अच्छा बेनिफिट ये भी दे सकते हैं कि है ना, आप उसको अगर ब्लीड होने से बचा लें और वो ट्यूमर निकाल लें तो किसी हद तक आप किसी बड़े डिजास्टर से बचा सकते हैं और ज़िंदगी को बचाया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप बेस्ड ऑन MRI देखें तो जो हमारा पेशेंट है, मतलब कि जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको पेशेंट, इसका मैं वैसे बता दूं कि ये जो सिल्वियन फिशर था ये अपना काफ़ी हद तक रिलैक्स था, और जब हमने रिसेक्शन की इमेज गाइडेड सर्जरी की मदद से, हमारे पास स्टेल्थ स्टेशन है मेडिट्रॉनिक का, हमने उसकी मदद से इनकी सर्जरी की, तो हमें सिल्वियन फिशर की डायसेक्शन करते हुए, कॉर्टिकॉटमी करते हुए, यानी कॉर्टेक्स ट्रांसकॉर्टिकल हम गए और इंस्यूलर गायरस के थ्रू हम जो है 1 to 2 सेंटीमीटर तक गए और हमने रिमूव किया कैवर्नोमा को, और पेशेंट जो है वो काफ़ी हद तक उसमें क्या कहते हैं, हमने उसको रीब्लीड के रिस्क को ख़त्म कर दिया। डेफिनेटली उसको जो हाइपोएस्थीसिया हो चुका है और जो हाइपो क्या कहते हैं परेस या हेमीपरेसिस जो हो चुकी है, उसमें जो भीतरी बेहतरी आ सकती होगी, आनी होगी, वो तो फिजियोथेरेपी के साथ साथ वक्त के साथ साथ जितनी आनी होगी वो आ जाएगी या ना भी आई। तो बहरहाल आपने जान बचाने के लिए ये प्रोसीजर को इस तरह से किया। दूसरा तरीका ये होता है जो कि हमने चूज़ नहीं किया, हमने जो तरीका किया वो आपको बता दिया, वो ये होता है कि पैराइटल ट्रांसकॉर्टिकल, पैराइटल लोब से आप चले जाएं ट्रांसवेंट्रिकुलर अप्रोच के ज़रिए और फिर वो जो है कैवर्नोमा निकालें। बहरहाल मुझे काफ़ी एक्सटेंसिव सी लगती है और मुझे एक्सटेंसिव किस्म की कोई भी चीज़ करना पसंद नहीं है, क्योंकि आप कर तो मरीज़ पे ही रहे होते हैं। आप अपने लिए भी वही चीज़ चुनेंगे अगर मजबूर होंगे कि जो सबसे शॉर्टेस्ट वे हो। ठीक है, वो थोड़ा हीरोइक लगता है कि आप यहाँ से भी गए वहाँ से भी गए, लेकिन मुझे पेशेंट के लिए ज़्यादा हीरोइक ये लगता है कि पेशेंट का पोस्ट ऑपरेटिव रिज़ल्ट बेहतर रहे। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो ये पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं सर्जरी की, वो मैं थोड़ा सा आपके आगे डिस्कस कर दूं, क्योंकि सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन पेशेंट आपसे पूछते भी हैं तो आपको प्री ऑपरेटिव भी बतानी होती है और लीगलाइजेशन को भी अवॉइड किया जा सकता है। ये जो कॉम्प्लिकेशन सर्जरी की होती हैं ये जनरल रिस्क, जैसे कि आप यूँ समझ लें कि न्यूरोसर्जिकल केसेस में इन्फेक्शन होता है, दूसरा ये ना सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का लीक हो सकता है, मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं, मतलब ये कि ना ये क्या कहते हैं फालिज हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है, नमोनिया भी हो सकता है, पेशेंट कोमा में भी जा सकता है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो तमाम कॉम्प्लिकेशन है जो आपको सर्जरी के बताने, आपको डेथ तक बताना है कॉम्प्लिकेशन में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है मरीज़ के लिए और लिख के भी बताना है। तो रिटन कंसेंट और वर्बल कंसेंट दोनों लेना चाहिए। दूसरा ये कि जो न्यूरोलॉजिकली वर्सनिंग हो जाती है आप ना लीजन के लोकेशन के हिसाब से, जैसे कि पैरास्थीसिया, हेमीपरेसिस या हेमीप्लेजिया या विजुअल फील्ड डिफेक्ट, ये भी आपने बताना है कि ये उस अप्रोच में जाने में ये चीज़ और ख़राब भी हो सकती है और बेहतरी के चांसेस ज़रा कम है। बहरहाल ये जो आपके आगे प्रेजेंट किया, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। थोड़ा सा रेयर टॉपिक था, उम्मीद करता हूँ आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे। हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, हमें अच्छा लगता है। बहरहाल अगर चाहें तो कीजिए।